नमस्कार। स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष के इस सेशन के अंदर। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे पंचम भाव के बारे में। पंचम भाव फलित ज्योतिष के साथ-साथ उपाय पक्ष में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पंचम भाव से ही निकल के आते हैं आपके इष्ट देव। अगर आप पंचम भाव को समझ जाएँगे तो आप समझ जाएँगे अपने पिछले जीवन को, क्या कर्म आप करके आए हैं, क्या कर्म इस समय आप कर रहे हैं, कैसा होगा फ्यूचर आपके लिए। तो इन सब की विवेचना हम करेंगे इस सेशन में। अगर आप अभी ट्यून इन हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चैनल से कनेक्ट बना के रखिएगा। अगले सेशंस में हम समझेंगे कर्मों के प्रकार को। कर्म एक शब्द मात्र नहीं है, इसके अंदर सब डिविजन्स हैं। 4 अलग तरह के कर्म होते हैं। आपने सुना होगा संचित, क्रियमान, आगामी और प्रारब्ध। तो कैसे चार्ट में देखा जाए कि किस पर्सन के साथ मेरा किस तरह का कर्म है, ये मेरे फादर के साथ कैसा कर्म है, मदर के साथ कैसा कर्म है, क्यों मैं केवल इसी परिवार में पैदा हुआ, क्यों मेरा इन लोगों के साथ संबंध बना। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे आने वाले सेशंस के अंदर। तो अगर आप चैनल से कनेक्ट बनाते हैं प्लीज़ चैनल से कनेक्ट इंग्लिश में तक बनाए रखिए। सारा वैदिक मटेरियल आपको मिलेगा इस सेशन के अंदर। यहाँ बातें अपने मन से नहीं की जाएंगी। आप देख सकते हैं फलित ज्योतिष की महत्वपूर्ण जो बुक्स हैं, चाहे वो फल दीपिका हो, चाहे वो कल्प वृक्ष हो, वैदिक ज्योतिष की और जो महत्वपूर्ण सूत्राज निकल के आते हैं, चाहे वो नाड़ी से निकल के आए, उन सब की आपको स्ट्रक्चर वाइज और शास्त्रों से नॉलेज दी जाएगी। मन से नहीं, क्योंकि मन का आप जानते हैं, मन के मते न चालिए, मन के मत अनेक। तो मन की तरह हमको नहीं चलना चाहिए, हमें शास्त्रों से समझना चाहिए कि वास्तविकता में किस तरह प्लैनेट मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं। पंचम भाव जो है वो प्रतिनिधित्व करता है आपकी संतान पक्ष का। पंचम भाव प्रतिनिधित्व करता है आपके रिलेशंस का, आपकी एजुकेशन का, आपके फ्यूचर का। लेकिन ये क्यों करता है, क्यों है ये ज्योतिष में इतना महत्वपूर्ण? अगर आप पंचम भाव को समझना चाहें तो बस ये 2-4 बातें आपको हर जगह से मिल जाएंगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये भाग्य को कंट्रोल करता है, पिछले जन्म को दिखाता है, ये आपकी मुक्ति लिबरेशन के पार्ट को दिखाता है। बट क्यों, वाई? वैदिक ज्योतिष के अंदर जो भूचक्र है, जो पूरा स्ट्रक्चर है, वो शुरू होता है सूर्य की ऊर्जा के द्वारा। सूर्य को इसीलिए सबसे पहले आपका ये पूजा जाता है, सूर्य को सबसे पहले देखा जाता है, क्योंकि सूर्य से ही और सारे ग्रह हैं जो वो अपनी लाइट को प्राप्त करते हैं, चाहे वो शुक्र हो, चाहे वो चंद्रमा हो। तो सूर्य मेन ल्यूमिनरी है, मेन प्रकाशित ग्रह है, और सूर्य से ही वैदिक ज्योतिष में भूचक्र का निर्माण होता है। सूर्य की जो एक ही राशि है वो आती है पंचम भाव में, काल पुरुष की कुंडली के अंदर। द सेकेंड पॉइंट इज, पंचम भाव छठे भाव से 12वां है, तो वो छठे भाव का व्यय दिखाता है। छठा भाव क्या है? आपका शत्रु भाव है। लेकिन छठा भाव वो पिंजरा है जिसने इस पूरी लाइफ को स्ट्रक्चर दिया है। जो प्रारब्ध कर्म होते हैं वो छठे भाव में रहते हैं। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म होते हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते। क्यों? आपने एक स्पेसिफिक फैमिली में जन्म लिया, क्यों आपके फादर और मदर वो स्पेसिफिक पर्सन है, आपने उन चीज़ों को डिसाइड नहीं करा, आपकी एस्ट्रल बॉडी ने करा, आपके सोल तत्व ने करा, तो वो प्रारब्ध है। और प्रारब्ध का जो नुकसान है कि इस प्रारब्ध से कैसे मुक्त हुआ जाए, उस प्रारब्ध को कैसे बर्न किया जाए, वो है पंचम भाव। तो अगर आप पंचम भाव के ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं, अगर आप उसे समझ जाते हैं, अगर आप जान जाते हैं आपके इष्ट देवों के बारे में, तो उनके मंत्रों का जाप करके, उनकी रेमेडीज करके आप इजीली बाहर आ सकते हैं प्रारब्ध कर्म के टॉक्सिक लेयर से। द थर्ड पार्ट इज, पंचम भाव जो है वो नवे भाव से नवा है, वो भाग्य के भी भाग्य को दिखाता है। तो अगर मान लीजिए आपने पिछले जीवन के अंदर एक पर्टिकुलर वर्क करा, आपने किसी इष्ट देव के रिगार्डिंग कोई पूजा करी, आपने वो सिद्धियां प्राप्त करी। अब अगर आप इस जीवन के अंदर आके इनलाइटेंड हो जाते हैं, नवा भाव जो है वो इनलाइटनमेंट को दिखाता है, अवेकनिंग को दिखाता है कि ये पर्सन चीज़ों को जानता भी है या नहीं जानता है। तो मूल अवेकनिंग केवल अपने जीवन के बारे में नहीं है, मूल अवेकनिंग है अपने पास्ट के बारे में, नवे भाव से भी नवा। तो नवा भाव जो है वो भाग्य का है, वो अवेकनिंग का है। तो अवेकनिंग को भी जो अवेकनिंग दे दे, जब आप अपने पास्ट से जुड़ जाते हैं, आप अपने पास्ट के हजारों जन्मों से जुड़ जाते हैं, तो आप समझ जाते हैं मैंने क्या क्या कर्म करे हैं, मैंने किस तरह की सिद्धियां प्राप्त करी हैं। और अगर आप उनके ही ऊपर इस जीवन में फोकस करें तो आप डेफिनेटली उसको और ग्रो कर सकते हैं, उसको और बूस्ट अप कर सकते हैं। द फोर्थ पॉइंट इज, अष्टम भाव से पंचम भाव जो है वो दशम है। तो अष्टम भाव इज ऑल अबाउट ट्रांजिशन। अष्टम भाव वो प्लेस है, कुंडली का वो स्थान है जहाँ पे दो रियलिटी मिलती है। आप समझिए अष्टम भाव के अंदर क्या आता है? अष्टम भाव के अंदर आता है आपकी लाइफ स्पैन, जो मृत्यु है वो अष्टम भाव के अंदर है। और मृत्यु यहाँ पे जीवन से मिलती है, जो जीवन है वो सप्तम भाव और अष्टम भाव की संधि पे तक रहता है, और अष्टम भाव में आते ही एकदम से मृत्यु से सामना होता है। तो दो रियलिटी मिलती हैं अष्टम भाव के अंदर, इसीलिए अष्टम भाव को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। अगर अष्टम भाव किसी जातक का बिगड़ जाए, अगर उसका अष्टमेश बिगड़ जाए, तो आप ये समझिए कुंडली की जो पोटेंशियल है वो एक लिमिट से ज़्यादा नीचे आ जाता है। तो अष्टम भाव से पंचम भाव जो है वो दशम है, इसीलिए ये आपके पास्ट के कर्मों को भी दिखाता है कि आपने पास्ट में क्या वर्क करे हैं, आपने किस पर्सन के रिगार्डिंग अच्छे कर्म करे हैं, किस पर्सन के रिगार्डिंग बैड कर्म करे हैं, क्या आपने धर्म को वरीयता दी है, क्या आपने अर्थ को वरीयता दी है, क्या आपने मोक्ष को वरीयता दी है, या काम को वरीयता दी है। इसीलिए पंचम भाव जो है वो महत्वपूर्ण भाव है, और इसी भाव से आपकी प्रगति भी है, क्योंकि ये संतान पक्ष का भाव है। ये आपके फ्यूचर को भी इंडिकेट करता है। संतति के अलावा फ्यूचर है क्या?
वो आपका नाम ही है जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहता है, तो वो संतान पक्ष को भी पंचम भाव दिखाता है। ये आपके इमोशनल बैलेंस को दिखाता है, आपके डिसीजन मेकिंग को दिखाता है कि ये पर्सन डिसीजन लेगा कैसे। तो पंचम भाव को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर कोई अच्छा ग्रह पंचम भाव को देख रहा है तो वो उसे बूस्ट अप कर देता है। और अगर मान लीजिए शनि, मंगल, तामसिक ग्रह पंचम भाव को देख रहे हैं, पंचम भाव के अराउंड भी हैं, तो इससे ये इंडिकेट होता है कि इस जातक ने पिछले जीवन के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा वर्क करा है जो तामसिक तत्वों से कनेक्ट होता है। तामसिक तत्व इज ऑल अबाउट डिजायर्स, तामसिक तत्व इज ऑल अबाउट अपनी इच्छाओं के ऊपर विजय प्राप्त ना कर पाना या इंद्रियों के वश में हो जाना। तो वो एक ऐसा ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे जो जातक है इस जीवन के अंदर भी अपनी इच्छाओं के रिगार्डिंग लगा रहता है कि मुझे मेरी इच्छाएं प्राप्त करनी है कैसे भी करके। तो फिफ्थ हाउस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप मुझसे पूछेंगे इस जन्म के बारे में, तो मैं कहूँगा ये आपके एजुकेशन पार्ट को दिखाता है, या आपके रिलेशंस को दिखाता है, आपकी डिसीजन मेकिंग को दिखाता है। अगर ये किसी भी त्रिकोण के अंदर चला जाए, पंचमेश अगर उठ के किसी त्रिकोण के अंदर चला जाए, मान लीजिए लगन में बैठा हो फर्स्ट हाउस में या नवम भाव में बैठा हो, तो ये चार्ट को बूस्ट कर देता है। वहीं अगर ये छठे भाव में चला जाए, 12वें भाव में चला जाए, तो ये वह नहीं दिखाता, ये उन कर्मों के बारे में कुछ ना कुछ नया लेखा जोखा शुरू कर देता है। तो अब हम इसमें आगे समझेंगे कि कैसे आपका जो पंचमेश है वो अगर लगन में हो, सेकंड हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, तो वो कैसे आपके जीवन को स्ट्रक्चर देता है। क्या कर्म आपने करे हैं पिछले जीवन में, किस पर्सन से आपका बहुत बड़ा कार्मिक कनेक्ट है, कौन आपको सपोर्ट करेगा और कैसा रहेगा आपका फ्यूचर। तो सारी डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शंस में है, सारी टाइमलाइंस जो हैं कमेंट में है, आप सीधा जंप कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर टाइमलाइन पे। तो अगर पंचमेश जो है वो लगन के अंदर हो, फर्स्ट हाउस के अंदर हो, तो आप ये समझिए कि ये एक बहुत विशेष राजयोग का निर्माण हो गया है। एक त्रिकोण का स्वामी एक त्रिकोण में जाके बैठ गया है, तो ये एक राजयोग को इंडिकेट करता है और इसी के साथ साथ ये धर्म की ताकत को इंडिकेट करता है, क्योंकि लगन जो है वो धर्म को दिखाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दिखाती है। इससे समझ आता है कि इस जातक ने पिछले जीवन के अंदर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ही कंधे पे रखी हैं, इसने किसी और को परेशान नहीं करा है, या एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम स्वयं करना ज़्यादा पसंद करता है। द थर्ड पार्ट इज़ फिफ्थ हाउस का लॉर्ड अगर लगन के अंदर हो तो वो आपकी पर्सनालिटी को शेप करने लग जाता है, क्योंकि फिफ्थ हाउस के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो इन जातकों की इच्छा होती है कि डिसीजन मेकिंग हमेशा मेरे हाथ के अंदर रहे, मैं वो रहूं जो एक्शन ले रहा हूं, मैं वो रहूं जो डिसीजन ले रहा हूं। तो अगर कोई इनसे डिसीजन लेना चाहता है, अगर इनके फादर, इनके पार्टनर अगर ये चाहते हैं कि मैं इसकी लाइफ के रिगार्डिंग कोई डिसीजन लूँ, तो वहाँ ये चीज़ों को स्पार्क अप कर देता है और रिलेशंस के अंदर तनाव आ जाता है। द फोर्थ पॉइंट इज़ फर्स्ट हाउस जो है वो फायर एलिमेंट का तत्व है, उसके अंदर फायर एलिमेंट है। तो आप ये समझिए एलिमेंट वाइज पूरी तरह वेल ट्यून्ड है फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लगन में बैठ के, क्योंकि पंचम भाव भी काल पुरुष की कुंडली में अग्नि तत्व को इंडिकेट करता है। बिकॉज वो लगन के ही अंदर बैठे हुए हैं, वो अग्नि तत्व और बूस्टअप हो जाता है। सो अग्नि इज ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, अग्नि इज ऑल अबाउट टेकिंग केयर ऑफ समवन, अग्नि इज ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर कॉन्फिडेंस, योर डोमिनेंस, योर पावर। तो इस जीवन के अंदर आप उस कॉन्फिडेंस को शो कर सकते हैं, आप उस पावर को शो कर सकते हैं। पास्ट लाइफ के अंदर आपने कहीं ना कहीं लोगों के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली हैं। कई बार हो जाता है इंसान ह्यूमैनिटेरियन हो गया कि ये लोगों के ही बारे में सोचता रहता है, जब वो फाइनेंस को इतनी भूमिका नहीं देते, वो अपनी इच्छाओं को भूमिका नहीं देते, वो क्या कहते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ ना कुछ करूँगा, विशेष कुछ करूँगा। और वहाँ पर आप डेफिनेटली बेटर कर सकते हैं इस जीवन के अंदर भी। तो ऐसे लोग जो हैं ह्यूमैनिटेरियन वर्क में, कंसल्टेशंस के रिगार्डिंग वर्क में, मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन इस जीवन में आपका जो कर्म है वो है अपने लाइफ के ऊपर फोकस रखना, अपने स्वयं के ऊपर फोकस रखना, क्योंकि पास्ट लाइफ में आपने अपना पूरा फोकस शिफ्ट कर दिया था और लोगों के रिगार्डिंग। इन लोगों के जीवन के अंदर जो पर्टिकुलर एरियाज़ बनते हैं, या आप ये समझिए जो पर्टिकुलर टाइमलाइंस बनती हैं, वो होती है 1 नंबर, 12, 24, 36, 48। इन एरियाज़ में, इन लाइफ के इन स्पेंस के अंदर बड़े चेंजेस आते हैं, चाहे वो रिलेशन वाइज हो, चाहे वो चाइल्ड पक्ष के रिगार्डिंग हो, चाहे वो इनके जॉब या करियर के रिगार्डिंग हो। 1, 12, 24, 36 जो 12 के गुणक होते हैं, उनमें इनके लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस जो हैं वो इंडिकेट होते हैं। अगर आप ईष्ट देव की बात करें तो मैं कहूँगा जो लॉर्ड रामा है वो आपके लिए सबसे सुटेबल और सबसे महत्वपूर्ण ईष्ट देव आपके बनता है, क्योंकि फर्स्ट हाउस इज ऑल अबाउट लॉर्ड रामा टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ आप पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करते हैं। जो कुंडली का फर्स्ट हाउस होता है वो ऐसी जगह है जहाँ पर आपका पिछला जीवन आपके नए जीवन से मिलता है, उन दोनों के बीच सामंजस्य बनता है। तो लॉर्ड रामा की आपको
डेफिनेटली पूजा करनी चाहिए। और इसी के साथ साथ अग्नि तत्व को आपको वरीयता देनी चाहिए। अपने हाउस के अंदर आप देखिए अग्नि कोण कौन सा है, वास्तु से भी इसे कनेक्ट कर सकते हैं कि आपके हाउस के अंदर अग्नि कोण कौन सा है, अग्नि कोण, और उस अग्नि कोण को हमेशा आपको साफ रखना है। आप देखिए कि ये पर्टिकुलर अग्निकोण है, इसके अंदर पर्टिकुलर मुझे सफाई रखनी है। अगर आपने वो प्रदूषित कर दिया तो निश्चित रूप से आपका जो भाग्य है वो क्षण क्षण करके नीचे आ जाएगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड बूस्टअप नहीं हो पाएगा अगर आपने अग्नि तत्व से अपने आप को समायोजित नहीं करा। अग्नि तत्व इज ऑल अबाउट सोसाइटी, अग्नि तत्व इज ऑल अबाउट डूइंग द राइट वर्क, टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने राइट वर्क नहीं करे, अगर आपने किसी को चीट करा, अगर आपने किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी या केयर से आप भागने लगे, मान लीजिए मैरिज में होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाइल्ड पक्ष की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अगर आपने नहीं ली तो वहाँ पर्टिकुलर ये जो अग्नि तत्व है, ये जो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड है, पॉसिबल है कि वो बैकफायर कर जाए और चीज़ों के अंदर कोई रुकावट वो लग दे। तो बेटर है कि अग्नि कोण को साफ रखा जाए, अग्नि तत्व की पूजा की जाए। अग्नि के लिए आप होम कर सकते हैं, अग्नि के लिए आप हवन कर सकते हैं, लॉर्ड रामा की पूजा कर सकते हैं और अग्नि कोण को आप साफ रख सकते हैं। तो ये है रीडिंग्स का पार्ट आपके लिए। ये जीवन आपने अगर आप कहेंगे पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, तो पर्पस ऑफ लाइफ आपका कहीं ना कहीं अपने आप को सिक्योर करना है, अपने आप को स्टेबल करना है। तो वो आपको काम डेफिनेटली करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में। अगर हम कहें कि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड आपके सेकंड हाउस में हो, तो ये बहुत अच्छा योग है फाइनेंस के रिगार्डिंग। फिफ्थ हाउस इज ऑल अबाउट आपके पास्ट लाइफ के कर्म। सेकेंड हाउस इज ऑल अबाउट अर्थ तत्व, अर्थ इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी स्टेबिलिटी। तो ये लाइफ में फोकस है आपका सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्राप्त करना, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो कैरियर के अंदर हो, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो रिलेशंस में हो। अगर आपको वो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी नहीं मिलती है, अगर आपका पर्सन चीट करता है या आपको राइट एडवाइस नहीं देता है, राइट तरह से व्यवहार नहीं करता है, मतलब उसकी तरफ से ऐसा लगे कि चीज़ें सिक्योर और स्टेबल नहीं हो पा रही हैं, तो वो पर्टिकुलर कनेक्शन, रिलेशन, जो संबंध होता है वो आपको टेंशन या एंजाइटी बढ़ाने लग जाता है। तो हमें सेकंड हाउस को फिफ्थ हाउस से कनेक्ट करना होगा। एंड सेकंड हाउस का सेकंड तत्व है फाइनेंस। तो ये जातक अपने पूरे डिसीजन मेकिंग को, पूरे मेंटल मेकअप को केवल और केवल फाइनेंस पे कंसंट्रेट कर देते हैं कि फाइनेंस को हमेशा बूस्ट अप करके रखना है। तो फाइनेंस के रिगार्डिंग बहुत अच्छा योग है। द थर्ड पार्ट इज सेकंड हाउस जो है वो मारक तत्व को भी दिखाता है। तो मारक तत्व का पंचम भाव के स्वामी से कनेक्ट बनना इंडिकेट करता है कि अगर आप राइट डिसीजंस नहीं लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग होगी या आपकी बहुत ज़्यादा बुराइयां की जाएंगी आने वाले टाइम के अंदर। अगर आप किसी मैनेजमेंट फर्म के अंदर हैं, आप किसी कंपनी के अंदर हैं, आप किसी रिलेशन के अंदर हैं और आपने मान लीजिए राइट डिसीजन नहीं लिया, और ये आपकी चिंता भी बन जाती है कि अगर मैंने कुछ भी गलत करा, थोड़ा सा भी गलत करा, तो जो सुनने को मिलेगा वो इससे 1000 गुना ज़्यादा होगा। ये एक इशू का पार्ट बन जाता है। अदरवाइज फिफ्थ हाउस लॉर्ड का सेकंड हाउस में होना बहुत अच्छी प्लेसमेंट आपका ये, क्योंकि यहाँ ये स्वामी अपने से दशम जा रहे हैं, ये अपने वर्क को और बूस्टअप करेंगे। इनके अंदर कर्म करने की इच्छा होती है कि मैं और ज़्यादा कर्म करूँगा, इस जीवन के अंदर मैं और ज़्यादा एफर्ट दूंगा। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड एक अच्छी वाइब के साथ आपके सेकंड हाउस के अंदर है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली आपको कैसे ट्रीट कर रही है, आपका एनवायरनमेंट आपको कैसे ट्रीट कर रहा है। अगर फैमिली या एनवायरनमेंट ऐसा है कि वो आपको सब कुछ देंगे लेकिन वो सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी तो देंगे ही नहीं, कि कुछ भी ले लो हमसे बट हम तुमको सिक्योर नहीं रहने देंगे, हम तुमको चिंतित करेंगे, परेशान करेंगे। फैमिली में अगर आपके तनाव है, फैमिली में कोई स्ट्रगल चल रही है, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई स्ट्रगल है, फाइनेंस रिलेटेड कोई स्ट्रगल है, तो वो चीज़ आपके चाइल्डहुड पे बहुत नेगेटिव प्रभाव डालती है और उस प्रभाव से आप बाहर निकलने में अपने आप को असमर्थ मानते हैं कि ये जो हुआ मेरे साथ, ये ऐसा हुआ, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। तो ये भी एक पॉइंट बनता है। अगर आप कहेंगे तत्व के रिगार्डिंग, तो मैं कहूँगा इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर अर्थ तत्व जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है। अर्थ इज़ ऑल अबाउट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। और इसी के साथ साथ आपको लॉर्ड कृष्ण जी की बहुत आपको पूजा करनी चाहिए। वो आपके कहीं ना कहीं इष्ट देव बनते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस के अंदर वीनस का भी तत्व रहता है। वीनस की एक राशि टॉरस इसके अंदर आती है, और इसी हाउस के अंदर अगर आप कहें तो काल पुरुष की कुंडली में रोहिणी नक्षत्र का भी प्रभाव रहता है।
तो रोहिणी और आप जानते हैं लॉर्ड कृष्णा के बारे में, तो फिर यहाँ पर आपको लॉर्ड कृष्णा की पूजा जरूर करनी चाहिए, उनको अपना इष्ट देव समझना चाहिए, उनसे गाइडेंस लेते रहना चाहिए। इससे आप अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। पास्ट लाइफ में आपने बहुत कुछ करा है अपनी फैमिली के लिए, आपने बहुत कुछ करा है अपनी सोसाइटी के लिए, आपने बहुत कुछ करा है लोगों को सिक्योर फील कराने के लिए, और इस जीवन में हो सकता है कि लोग आपको रिटर्न करें और आपको सिक्योर फील कराएं, लेकिन अगर वो नहीं कराते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको सिक्योरिटी नहीं दे तो उससे आपको बाहर आ जाना चाहिए। वो पर्टिकुलर चीज़ बेटर है नहीं। ये ज़्यादा बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं फाइनेंस के सेक्टर में, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं मैनेजमेंट के सेक्टर में, ये अच्छा परफॉर्म करते हैं फूड के सेक्टर में भी, और ट्रैवल टूरिज्म इस क्षेत्र में नहीं दिखाई देता, बट और जो सेक्टर्स हैं वो सेकंड हाउस में डेफिनेटली अच्छा परफॉर्म करते हैं। एंड अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस के अंदर आ जाए, अब देखिए पंचम भाव का स्वामी अपने से 11वां चला गया है। पंचम भाव का स्वामी अपने से 11वां चला गया है, वो बात कर रहा है केवल और केवल इच्छाओं की, डिजायर्स की। और थर्ड हाउस के अंदर भी आने वाला तत्व है काम तत्व। काम इज ऑल अबाउट डिजायर्स। काम नॉट लिमिटेड टू ओनली दो लोगों के बीच किस तरह का संबंध है। काम की विशेष जो व्याख्या है वो है ये आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाओं को कंट्रोल करता है। पास्ट लाइफ में आपने बहुत प्रयत्न करे हैं, बहुत एनर्जीज को इन्वेस्ट करा है, पोटेंशियल को इन्वेस्ट करा है, आप अपने पैशन के रिगार्डिंग दौड़े हैं पिछले जीवन में, आपने पैशन को फॉलो करा है, इच्छाओं को फॉलो करा है, आपने कुछ नया स्टार्ट करा है। आजकल जो टर्म आ रही है स्टार्टअप्स, सो वो काम आपने पास्ट लाइफ के अंदर डेफिनेटली करे हैं, और इस जीवन के अंदर हो सकता है आपको उसका रिटर्न मिलने लग जाए। आप अपने पाएंगे कि मैं किसी ना किसी आर्ट के तरफ, पैशन की तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा हूँ। ऐसे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं उन सारे वर्क्स के अंदर जहाँ इनकी इच्छाएं जो हैं, इनका जो पैशन है उसको एक चैनल मिल जाता है। अगर आपके पैशन को चैनल मिल गया कि आप जिस भी वर्क में हैं वो आपके पैशन को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ आप बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लूप में आ गए जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, जहाँ आपको अप्रिशिएशन कम मिलता है और सवाल जवाब ज़्यादा किए जाते हैं, तो वहाँ ये वर्क नहीं कर पाता है। क्योंकि ये थर्ड हाउस जो है वो उपापचय भाव भी है, इनके अंदर बूस्ट अप एनर्जीज रहती हैं। ये जो भी प्लैनेट इनमें आ गया उसको ये बूस्ट अप कर देते हैं। संतान पक्ष में हो सकता है एक से अधिक संतान, एजुकेशन पक्ष में हो सकता है ब्रेक आ जाए बार बार, लेकिन ये इंसान एजुकेशन को कंटिन्यू और कंप्लीट कर लेता है। थर्ड पॉइंट बनता है कि एक से अधिक एजुकेशन या एक से अधिक डोमेन्स के बारे में इनके पास जानकारियाँ होती हैं। ये पास्ट लाइफ से इस चीज़ को करते आ रहे हैं, एक से अधिक चीज़ों के बारे में ये जानते हैं। ये बहुत जल्दी ग्रेस्प कर लेते हैं चीज़ों को, इनकी ग्रेस्पिंग पावर बहुत फास्ट होती है, सुपर्ब होती है। आप इनको कोई मॉडल दिखाइए और ये 2 मिनट में समझ जाएंगे ये पूरा स्ट्रक्चर किस तरह से बना है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर अच्छा वर्क कर पाते हैं, न्यूमरोलॉजी में अच्छा वर्क कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ मिथुन राशि का प्रभाव रहता है कालपुरुष की कुंडली में। तो मैनेजमेंट इनको आता है, मैथमेटिक्स इनको आती है, फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं अच्छे तरीके से, बिजनेस में बेटर कर सकते हैं। अगर इनके पैशन को चैनल मिल जाए तो ठीक है। ये एजुकेशन उसी तरह की एजुकेशन को कर पाते हैं जिसमें इनके पैशन को चैनल मिले। फाइनेंस की एजुकेशन ही कर सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशंस में जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड हाउस के अंदर मारक तत्व का तो नहीं लेकिन त्रिषडायत तत्व का इफेक्ट रहता है। तो ये कई बार मेडिकल साइंस में भी चले जाते हैं, इनको उसकी जानकारी हो सकती है, हीलिंग के पार्ट की इनको जानकारी अच्छी तरह होती है। इनका विशेष संबंध रहा है पिछले जीवन में अपने सिबलिंग्स के साथ। अपने सिबलिंग्स को इन्हें बहुत प्रोटेक्ट करा है या तो, या उनके साथ इनका प्लस माइनस किसी तरह का संबंध रहा है। डिपेंड करता है कुंडली में प्लैनेट कैसे बैठे हुए हैं, क्या वो सौम्य प्लैनेट है वीनस, मून, मर्करी, या क्या वो दुष्प्लैनेट है प्लैनेट सैटर्न, प्लैनेट मार्स, राहु, केतु। तो उनसे भी चीज़ों के अंदर प्रभाव पड़ता है, फ़र्क आ जाता है। लेकिन अगर सौम्य प्लैनेट है थर्ड हाउस में तो इनके सिबलिंग्स इनके प्रति अच्छा व्यवहार रखते हैं। सिबलिंग्स का इनकी लाइफ के अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर ये अपने सिबलिंग्स के साथ मिलकर कुछ करें तो पॉसिबिलिटी रहती है कि ये चीज़ जो है वो आगे बहुत ऊंचाइयों तक चली जाएगी। तो थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस का जो भी संबंध बनता है डेफिनेटली बेटर संबंध बनता है। इनको वरीयता देनी चाहिए काम तत्वों को, और ईष्ट देव में इनको सोचना चाहिए डोमिनेंट पावर के बारे में, चाहे वो लॉर्ड हनुमान जी हो, चाहे वो माता दुर्गा हो, माता काली हो। इनको डोमिनेंस चाहिए, इनको असर्टिवनेस चाहिए। अगर इनको वो डोमिनेंस नहीं मिला अपने ईष्ट देव की तरफ से तो स्थितियों में गड़बड़ाहट आना शुरू हो जाएगी। तो हमें चाहिए डोमिनेंस, हमें चाहिए असर्टिवनेस। हर चीज़ में अपने आप को असर्ट कर देते हैं। अच्छा, मेरे को टीम का एक एम्प्लॉय नहीं बनना, मेरे को टीम का एक जूनियर नहीं बनना, मुझे मैनेजर बनना है, मैं मैनेज करूँगा चीज़ों। तो इनके पास वो तत्व होता है, वो पावर होती है मैनेज करने की। इनको ऐसे ही इष्ट देव चाहिए। इनने पिछली लाइफ में भी ऐसे ही वर्क के ऊपर फोकस करा है, पूजा पद्धति के ऊपर फोकस करा है, जिनने इनको असर्टिवनेस दी है। जब ही तो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, सिद्धियों का पार्ट, लॉर्ड हनुमान जी की पूजा, माता दुर्गा, माता काली की पूजा, भैरव साधना, ये इनके जीवन में विशेष महत्व रखते हैं।
अगर आप सात्विकता की बात करेंगे तो मैं कहूँगा आपको लॉर्ड हनुमान जी की पूजा की तरफ, माता दुर्गा, माता काली की तरफ जाना चाहिए। अगर आप चाहेंगे उन सिद्धियों को प्राप्त करना तो आपको गुरु बनाना बहुत आवश्यक है इस जीवन के अंदर, क्योंकि तीसरा भाव जो है वो 90 से 7वां है। तो गुरु से पार्टनरशिप में ही ये जीवन प्रगति प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि इन्हें डोमिनेंस किसी का पसंद नहीं है। इन्हें तो गुरु का भी डोमिनेंस पसंद नहीं आता कई बार। अगर आप बात करें 5th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, तो देखिए ये स्वामी अपने से बार-बार चला गया है। ये अपने व्यय को दिखाता है, अपने नुकसान को दिखाता है। लेकिन आपको इसे दूसरी तरीके से देखना चाहिए। पंचम भाव के सबसे नज़दीक कौन-सा भाव है? चतुर्थ भाव और छठा भाव। तो इसका मतलब है एक यात्रा जो है वो कंप्लीट होने वाली है। एक एक चक्र जो है वो अब पूरा होने वाला है। तो इसका मतलब है इस जीवन में आप उस लिबरेशन के पार्ट को प्राप्त कर सकते हैं। आप फाइनल अवेकनिंग प्राप्त कर सकते हैं, उस मोक्ष तत्व को आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप चीज़ों को समझते हैं, उनको डीप लेवल में आप जानते हैं। आपकी वो जो यात्रा है, वो जो जर्नी है, वो इस जीवन में कंप्लीट हो सकती है। इसीलिए चतुर्थ भाव को मोक्ष भाव में रखा गया है। ये मोक्ष त्रिकोण का भाव है। तो 5th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में है, वो मोक्ष तत्व की बात करता है। इसी के साथ साथ 5th हाउस का लॉर्ड 4th हाउस में आके आपके मदर से किस तरह का आपका कनेक्ट होगा, आपका फैमिली से किस तरह का कनेक्ट होगा, इसको निर्धारित करता है। कई बार मदर से बहुत विशेष कनेक्ट होता है जातक का, वो अपनी फैमिली से बहुत विशेष तरीके से जुड़ा रहता है। वो एक ऐसा पर्सन बनना चाहता है जो फैमिली को सब कुछ प्रोवाइड करे, फैमिली को हमेशा सिक्योर रखे। और इन लोगों का जो सोचना होता है वो बहुत बड़ा सोचना होता है, क्योंकि ये मोक्ष तत्व के बहुत नज़दीक हैं। इसलिए ये केवल लिमिटेड नहीं रहते अपनी फैमिली के बारे में। अगर कोई रिलेटिव है वो इनको अपना मानता है तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। अगर कोई स्टेट है, कोई सिटी है जो इनको अपना मानता है तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करेंगे। इसलिए पॉलिटिशियन बनने में, किसी फर्म का मैनेजर बनने में, कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत लोगों की जिम्मेदारी को अपने कंधों पे रखता है, उसमें ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी के साथ साथ 5th हाउस और 4th हाउस का जो ये कनेक्ट बनता है, ये जल तत्व को वरीयता देता है। इनके लाइफ के अंदर ट्रांजिशंस होते रहते हैं, क्योंकि 5th हाउस जो है वो अग्नि तत्व है, 4th हाउस जो है वो जल तत्व है। तो अग्नि और जल का संबंध ये दिखाता है उस पोजीशन को जहाँ जीवन में महत्वपूर्ण ट्रांजिशंस हों। आपने सुना होगा राशि संधि, जब एक प्लैनेट, तो वो पॉइंट है गंडांत को क्रॉस करना। तो जातक के जीवन के अंदर इमोशनल ट्रांजिशंस जो हैं वो होते रहते हैं। इनको फीमेल साइड से या कहिए अगर ये स्वयं फीमेल हैं तो मेल साइड से कुछ भी ऐसा होना जिससे कि इमोशनल बैलेंस जो है वो प्लस माइनस होता रहे। तो इनको अपने इमोशनल बैलेंस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अगर वो इमोशनल बैलेंस लॉस्ट हो गया तो ये डेफिनेटली एक वीकनेस दिखाते हैं कि इनका जो डिसीजन मेकिंग है वो प्रभावित हो जाएगा। तो अगर कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके इमोशनल बैलेंस को खा रहा है, जहाँ आप हैं और आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो मेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है, तो वहाँ से आपको बाहर आ जाना चाहिए एज अर्ली एज पॉसिबल। एंड इष्ट देव के रिगार्डिंग मैं कहूँगा बिकॉज ये जल और अग्नि तत्व के ट्रांजिशन के कनेक्ट को दिखाता है। आपको लॉर्ड भैरव की तरफ, आपको आद्रा नक्षत्र के जो स्वामी हैं उनकी तरफ, और इसी के साथ साथ माता पार्वती की तरफ, इन 3 इष्ट देवों के बारे में सोचना चाहिए और उनके साथ अपने कनेक्ट को और बूस्टअप करना चाहिए। अगर हम बात करें पंचमेश पंचम भाव में है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है जहाँ पे स्वामी जो है अपने ही भाव के अंदर बैठे हुए हैं। वो डेफिनेटली कुंडली को बूस्ट अप कर देते हैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा विचार विमर्श करते हैं पंचम भाव के कारकों के बारे में, क्योंकि आपका पंचम भाव पूरी लाइफ में स्पॉटलाइट के अंदर बना रहता है। पूरी लाइफ ड्यूरेशन में वो स्पॉटलाइट के अंदर बना रहता है। कोई भी आप वर्क करिए, लेकिन पंचम भाव को आपको वरीयता देनी होगी। तो पंचम भाव भाग्य को भी दिखाता है, पंचम भाव पास्ट के स्किल्स को भी दिखाता है। ऐसे जातक बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं पास्ट के स्किल्स के ऊपर। इनको जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहता है, ये उसको अगर शार्प करें, ये उसको अगर अच्छा बनाएं, तो ये डेफिनेटली लाइफ में एक उच्च अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये चाइल्ड पक्ष में भी कोई ना कोई विशेषता दिखाता है। तो चाइल्ड पक्ष के रिगार्डिंग विशेषता जीवन में बनी रहती है। अपने चाइल्ड से हो सकता है इन्हें बहुत इंटेंस, बहुत डीप तरह का लगाव हो। कार्मिक जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें ये भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसमें ये पर्टिकुलर पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। जब आपका पंचमेश पंचम भाव में हो, वो छठे भाव में हो, तो ये दिखाता है कि उनका बच्चे के साथ, अपनी संतति के साथ कार्मिक कनेक्ट बना हुआ है। इसी के साथ साथ ये अपने रिलेशन में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहता है। ये अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपका ये इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करने की इच्छा रखते हैं कि हाँ, मैं मेरे पार्टनर को सिक्योर जीवन देना चाहता हूँ। मैं मेरे पार्टनर को अपने से भी ऊंची
पोजीशन को देना चाहता हूँ, क्योंकि इनके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली बहुत डोमिनेंट तरह के होते हैं। उनके अंदर अग्नि तत्व की वरीयता ज़्यादा होती है, उनके अंदर अग्नि तत्व की प्रमुखता ज़्यादा होती है और वो एक डोमिनेंट पर्सन होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी के साथ साथ अष्टम भाव जो है वो दशम से अष्टम है। अष्टम भाव जो है वो 9वें भाव से 9वां है, तो भाग्य इनका बूस्टअप रहता है। लेकिन कैरियर में जल्दी जल्दी स्विच आते हैं, आप ये कह सकते हैं, या पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि कैरियर में जो सस्टेनेबिलिटी है कैरियर की वो परेशान होती रहती है। उसमें ये सोचते हैं कि बार बार ये चीज़ मेरे हाथ से जाती है आ जाती है, जाती है आ जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। तत्व की अगर बात करेंगे, अग्नि तत्व है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेना चाहते हैं, पिछले जीवन में इन्हें बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है, अपने चाइल्ड के लिए इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है पिछले जीवन के अंदर, और अपने रिलेशन, अपने पार्टनर के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है पास्ट लाइफ के अंदर। अगर आप ईष्ट देव की कहेंगे तो मैं आपको कहूँगा आपको वराह अवतार की तरफ जाना चाहिए, वराह अवतार की पूजा की तरफ आपको जाना चाहिए। और इसी के साथ साथ लॉर्ड कृष्णा की भी आपको पूजा करनी चाहिए। वो भी आपके इष्ट देव हो सकते हैं अगर आप उनसे कनेक्ट महसूस करें, उनसे अगर आप कनेक्ट बनाना चाहें तो। और बिकॉज 5th हाउस के लॉर्ड 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, एक गुरु बनाना जीवन में बहुत आवश्यक है। एक गुरु बनाना, एक जीवंत गुरु, एक दैहिक गुरु आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपका जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है। इन लोगों का जो माइंड होता है वो बहुत शार्प होता है। स्वामी उसी भाव में है, इनकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अगर उसको राइट डायरेक्शन नहीं मिलती, उस एनर्जी को अगर राइट डायरेक्शन नहीं मिली, तो ये चीज़ों में गड़बड़ाहट लाना शुरू कर देते हैं। तो इनको गुरु बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अदरवाइज ये दी बेस्ट पोजीशन है 5th हाउस के लॉर्ड का, 5th हाउस के अंदर होना। चाइल्ड पक्ष में कुछ चार्ट्स के अंदर इस पोजीशन से इश्यूज भी देखे गए हैं, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 5th हाउस में मैंने आपसे कहा कार्मिक कनेक्ट होता है चाइल्ड पक्ष के साथ। तो कार्मिक कनेक्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, डिपेंड करता है कि प्लैनेट कैसा है। क्या वो सौम्य प्लैनेट है या क्या वो रुद्र प्लैनेट है, राहु है, शनि है, मंगल है, तामसिक है या सात्विक है। तो प्लैनेट्स भी इफेक्ट देते हैं, उनको हम समझेंगे अगले सेशन के अंदर, इसीलिए चैनल से कनेक्ट बना रखिए। अगर 5th हाउस के लॉर्ड 6th हाउस में है तो आप कहेंगे हेमन जी 6th हाउस इज ऑल अबाउट शत्रु भाव। 5th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में गया, क्या मैं शत्रुओं से पीड़ित हूँ, क्या मैं शत्रुओं से परेशान रहा हूँ पिछले जीवन में, क्या मैं वह बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, क्या मैं एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ। तो अगर हमें 6th भाव को समझना है तो हमें समझना होगा पूरे चार्ट को। छठा भाव जो है वो प्रारब्ध कर्मों को दिखाता है। प्रारब्ध इज ऑल अबाउट वो चीज़ें जो मेरे हाथ में कभी थी ही नहीं, चाहे वो मेरी फैमिली हो, मदर हो, फादर हो, मेरा पार्टनर हो, ये चीज़ें मेरे हाथ में कभी थी ही नहीं। तो पास्ट लाइफ में आप ऐसे स्ट्रक्चर से परेशान रहे हैं, ऐसे जीवन से परेशान रहे हैं जिसमें चीज़ें आपके हाथ में थी नहीं। आपके साथ कुछ भी हो रहा है वो आपके हाथ में ही नहीं था, वो बस हो गया, चाहे वो मैरिज रिगार्डिंग हो, चाहे वो फैमिली रिगार्डिंग हो, चाहे वो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो। तो ये चीज़ थी पिछले जीवन के अंदर, लेकिन इस जीवन में आप कोशिश कर रहे हैं उस नेगेटिव मैलेफिक स्ट्रक्चर से बाहर आने की। मैं प्रारब्ध के ऊपर कैसे विजय प्राप्त करूं, कैसे मैं इस प्रारब्ध को बर्न कर दूं, कैसे इस प्रारब्ध को मैं ख़त्म कर दूं, कैसे मैं जीवन में फ्री विल प्राप्त करूं, जो चाहूं वो लिखूं, मैं अपना लिखने वाला स्वयं बन जाऊं, मेरी स्लेट, मेरा जीवन में जो चाहे वो लिख दूं। इस पर मैरिज को बेटर कर लो, रिलेशंस को बेटर कर लो, फ्री विल को कैसे प्राप्त, यह आपका सोचना है इस जीवन में। एंड बिकॉज 5th हाउस जो है वो अर्थ तत्व को दिखाता है। आपने फाइनेंस को डेफिनेटली महत्वपूर्ण भूमिका दी है पिछले जीवन में, लेकिन छठे भाव का जो फाइनेंस होता है वो लोन टाइप का फाइनेंस होता है। ऐसा फाइनेंस जो आपका था नहीं लेकिन आपने उसे इन्वेस्ट कर दिया। तो ये एक मैलेफिक चीज़ है कि या तो आपके फाइनेंस के साथ बहुत छेड़छाड़ होती है इस जीवन के अंदर, फाइनेंस को प्रभावित किया जाता है, या आपका पूरा माइंड ही फाइनेंस के अंदर लगा हुआ है। आप यही सोचते रहते हैं दिन भर कि फाइनेंस को कैसे बचाया जाए। ये उन लोगों के जीवन में होता है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, जो एसेट मैनेजमेंट करते हैं, जो शेयर स्टॉक में वर्क करते हैं, या ऐसे लोग जो केवल इसी चीज़ को लेकर चिंतित रहे कि मेरा कोई फाइनेंस मुझसे ना छीन ले, कि मेरा पैसा लेके ना भाग जाए। ये इनकी एक बहुत बहुत बड़ी चिंता होती है इनके माइंड में। इसी के साथ ये अपने स्किल और अपने टैलेंट में अच्छा वर्क कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी एक डिलेमा बनता हुआ रहता है। एक तरफ इनका माइंड कहता है कि आपको अपना पैशन फॉलो करना चाहिए, टैलेंट स्किल को देखिए, और दूसरा कहता है कि अपनी जॉब को देखिए, क्योंकि दशम भाव से छठा भाव जो है वो नवम है। तो ये जॉब के भाग्य को भी दिखाता है। ये अर्थ तत्व है तो इसके अंदर जॉब की वो सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बनी रहती है कि जॉब तो करनी ही करनी है। छठे भाव में अगर सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, तो वो तो जहाँ तक को जॉब जीवन में देखा ही देगा। तो यहाँ ये एक विशेष बात होती है, जहाँ तक जो है वो डिलेमा में रहता है, जॉब करूँ या फिर मैं पैशन फॉलो करूँ या बिजनेस करूँ। तो ये एक ऐसी चीज़ है जिससे इनको बाहर निकलना चाहिए, जिस लूप को इनको ब्रेक करना चाहिए, और इन्हें हमेशा अपने टैलेंट, अपने स्किल के ऊपर फोकस रखना चाहिए। कुछ भी ऐसा वर्क करिए जिसमें स्वयं को एक एम्प्लॉय बना लीजिए।
स्वयं बस उसमें एम्प्लॉय बन जाइए कि मैं तो बस एम्प्लॉय हूँ, ये बिज़नेस मेरे नाम पे नहीं है, किसी और के नाम पे है, मैं इसमें एम्प्लॉय हूँ। इस तरह से ये चीज़ों को स्टेबल रख सकते हैं। करियर डेफिनेटली बेटर रहता है, क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 6th में आकर, अगर कोई रुद्र प्लैनेट है, मंगल है, शनि है, तो वो अपने एनिमीज़ को दबा देता है। और अगर कोई सौम्य प्लैनेट है, शुक्र है, चंद्र है या मरकरी है, तो वहाँ ये जातक आप समझिए सौम्यता से ही अपने एनिमी को दबा पाते हैं। अगर ये रुद्र होते हैं, एग्रेसिव होते हैं, तो वहाँ वो चीज़, वो जो छड़ी है वो एनिमी के ऊपर वर्क नहीं करती। तो ये बात हमको देखनी चाहिए। एंड डेफिनेटली आपको अगर उस प्रारब्ध को बर्न करना है तो आपको रुद्रदेव की पूजा और इसी के साथ साथ रुद्राक्ष की मालाओं पे मंत्रों का जाप करना चाहिए, अगर उसको उस प्रारब्ध को आपको बर्न आउट करना है। संतान पक्ष में छठे भाव में तो कार्मिक संबंध रहता है संतान से, वो प्लस भी हो सकता है, वो माइनस भी हो सकता है, उसमें जो भी होगा वो ऐसा होगा कि ये चीज़ मेरे हाथ में थी ही नहीं। एंड रिलेशनशिप पार्ट में आपका पर्सन ऐसा होगा जो फाइनेंस के ऊपर फोकस करे, या अगर आप उस पर्सन को सिक्योरिटी नहीं देते हैं रिलेशनशिप के अंदर, तो वहाँ से वो आपको परेशान करेगा। अगर उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती है, ऐसा भी हो सकता है जो आपसे तो सिक्योरिटी चाहे लेकिन वो आपको सिक्योरिटी ना दे, तो ये भी बात बन सकती है। अब 5th हाउस का किस तरह का संबंध है छठे से, कौन सा प्लैनेट है, कौन सी अन्य अन्य दृष्टियां हैं, उनको हम समझेंगे अगले सेशन के अंदर। 5th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में हो, तो देखिए 7th हाउस जो है वो मारक तत्व का भाव है, ये आप जानते होंगे। 7th हाउस जो है वो मारक तत्व का भाव है। और पंचमेश जब भी सप्तम भाव में आते हैं, वो काम त्रिकोण को एक्टिवेट कर देते हैं, वो काम भाव को एक्टिवेट कर देते हैं, क्योंकि 7वां भाव जो है वो काम का भाव है, डिज़ायर्स का भाव है, ये डिज़ायर त्रिकोण में आता है। तो यहाँ जातक की बहुत इच्छा होती है अपने काम को कंप्लीट करने की, लेकिन इसमें एक परिवर्तन है, तीसरा भाव भी काम का है, 7वां भाव भी काम का है। तीसरे भाव में जो काम है वो जातक स्वयं कंप्लीट करता है, लेकिन सप्तम भाव के अंदर जो काम है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, वो आदमी किसी न किसी के सहयोग से पूरा करता है। तो अगर आपको पार्टनर नहीं मिला है, पार्टनरशिप आपकी नहीं चल पा रही है, कोई आदमी आपको अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप महसूस करेंगे कि मैं मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहा। तो इन लोगों के जीवन के अंदर सपोर्ट सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। अगर इन्हें सपोर्ट नहीं मिले तो वहाँ चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो सपोर्ट सिस्टम इन्हें चाहिए ही चाहिए, इन्हें फ्रेंडशिप्स चाहिए, इन्हें सोसाइटी में सपोर्ट चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता है तो ये महसूस करते हैं कि मैं मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाऊँगा या उनसे मैं पिछड़ जाऊँगा। बिकॉज 5th हाउस का लॉर्ड अपने से तीसरा गया हुआ है, ये पराक्रम को भी दिखाता है। इनने पिछले जीवन के अंदर बहुत ज़्यादा पराक्रम दिए हैं, चाहे वो अपने रिलेशंस हों, चाहे वो इमोशनल बैलेंस हो, ये किसी मैनेजरशिप क्वालिटी से, मैनेजमेंट के वर्क में, मिनिस्टरशिप वर्क में, इस तरह के कामों को करके आए हैं पिछले जीवन में। इनने अपनी बुद्धि का बहुत यूज़ करा है। 5th हाउस इज ऑल अबाउट योर बुद्धि, योर ब्रेन, एंड 3rd हाउस इज ऑल अबाउट द हैंड्स, द पावर, वेयर यू इन्वेस्टिंग समथिंग। सो इन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा है पिछले जीवन में अपनी बुद्धि को चीज़ों को सही करने में, मैनेज करने में। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जीवन में अंदर ये बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं ऐसे एरियाज़ में जहाँ इनके पैशन को चैनल मिले, मतलब कोई ऐसा काम जो इनके मन में आता है, जो ये करना चाहते हैं, ये उसी काम को अच्छी तरह आगे कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहता है अपनी इच्छाओं को पूरा करना, अपने पैशन को पूरा करना, कंसल्टेंसी फर्म्स के अंदर जाना, मैनेजमेंट फर्म्स के अंदर जाना, चीज़ों को मैनेज करना, लोगों से कनेक्ट बनाना, संबंध बनाना। तो आपका ये ब्रोकरेज हाउस, कंसल्टेंसी फर्म्स, इनमें ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पक्ष है। एंड बिकॉज सप्तम भाव जो है वो मारक भाव तो है ही, तो पंचमेश जब भी सप्तम भाव में आता है, आप इसे गलत तरीके से मत लीजिएगा। ये नाड़ी का एक प्रिंसिपल है कि पहला जो रिलेशन है जातक का, वो एकदम से बिना बताए, बिना कुछ करे भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि इनका अपने पार्टनर के साथ डीप कार्मिक कनेक्ट रहता है। और वो कनेक्ट ऐसा रहता है, बहुत चांसेस ऐसे हैं कि पहला रिलेशन बुरी तरीके से बिना बताए एकदम से एक झटके में उड़ जाए, जिसका अता पड़े ना पता पड़े। तो ऐसी व्यवस्था भी बन सकती है। सोसाइटी के लिए ये कुछ करना चाहते हैं, इनकी इच्छा रहती है सोसाइटी के लिए कुछ करना है, लेकिन जॉब में वही बात ना, जॉब में इनको अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगी तो वो इनके लिए नहीं है। ये सोचते हैं बहुत बड़ा कुछ करने का, एक ऐसी व्यवस्था बना दूँ जो बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसमें बड़ा एम्पायर है, जिसके अंदर बड़े बड़े वर्क हैं, जो केवल आप कहिए जो केवल माइंड से चलती है, जिसमें एफर्ट कम देते हैं, फिजिकल एफर्ट कम है, लेकिन जो इनके माइंड से चलती हो, तो अपना इस तरह का ये कोई वर्क करना चाहते हैं। एंड बिकॉज सप्तम भाव जो है वो संध्या भाव है, इसके अंदर डार्कनेस आ गई, इसके अंदर संध्या शुरू हो जाती है। तो इन लोगों के जीवन के अंदर
शुरुआत तो बेटर रहती है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ में ये ऐसा महसूस करने लग जाएँ कि अब मेरा एफर्ट और मेरे ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड हो रहे हैं। कई बार गवर्नमेंट जॉब में जैसे ही इनको डर लग सकता है ओवर एज होने से, इनको जल्दी डर लग सकता है अगर ये किसी बंद कमरे में हो, इनको जल्दी डर लग सकता है, ये भयभीत हो सकते हैं बहुत जल्दी। तो इनको अपने उस माइंड को हमेशा सही रखना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, वो क्लस्ट्रोफोबिया हम जिसको कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया की थोड़ा सा भी कुछ होता है ये इंसान डर जाता है, जैसे ही इनको घुटन सी महसूस होने लग जाती है। तो ये बात बन सकती है। पूजा आपको किन की करनी चाहिए, कौन है आपके इष्ट देव? तो मैं आपको कहूँगा अर्धनारीश्वर जो जो रूप है उसको आपको वरीयता देनी चाहिए, उनके रिगार्डिंग मंत्रास, उनके रिगार्डिंग फोटो वो आपको डेफिनेटली करनी चाहिए इस जीवन में। अगर फिफ्थ हाउस के लॉर्ड अष्टम भाव में है तो ये अब आप समझिए धर्म का संबंध डायरेक्टली मोक्ष से हो गया। तो ये जातक जो है वो मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, लिबरेशन को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो संसारिक मोक्ष हो, चाहे वो ईश्वरीय मोक्ष हो, चाहे वो समस्याओं से बाहर आना हो, चाहे वो हायर तत्वों से कनेक्ट होना हो। तो मोक्ष इनके जीवन की वरीयता हमेशा बनी रहती है। इसी के साथ साथ ये बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं डीप रिसर्च में, एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में, प्रेडिक्शन साइंस के अंदर, शेयर स्टॉक में बहुत अच्छा वर्क कर पाते हैं। एंड बिकॉज जो अष्टम भाव है वो डार्कनेस का भाव है, अष्टम भाव के अंदर केवल डार्कनेस रहती है और पंचम भाव के अंदर लाइट रहती है। तो इनका ऐसा काम करने की का रुझान होता है, ऐसा काम करने का मन होता है जो इसमें ये लाइट को डार्कनेस से कनेक्ट कर दें, मतलब जो डार्कनेस है समाज में व्याप्त उसको ये ख़त्म कर दें। तो ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं, चाहे वो समाज के लीडर बन के हों, कंसल्टेंसी फर्म्स में हो, एस्ट्रोलॉजी में हो, या फिर डीप रिसर्च करें किसी सब्जेक्ट के ऊपर, या फिर मेडिकल साइंस में चले जाएं। तो ये वर्क जो है डोमेन वो डेफिनेटली इनको सपोर्ट करते हैं। मैरिज वाइज इनको अपने इन लॉज के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए। इन लॉज का जो पक्ष है वो इनको चिंतित करता रहता है, प्लस माइनस वो इनको हमेशा करता रहता है। मैरिज में ये बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, इनको इस तरह का डर लगा रहता है क्योंकि इन्होंने सप्तम भाव को क्रॉस करा है। पिछले जीवन में इनका और इनके पार्टनर का कोई विशेष कार्मिक संबंध बना है। अब वो प्लस है या माइनस है डिपेंड करता है प्लैनेट कैसे हैं, क्या वो सौम्य प्लैनेट है या क्या वो तामसिक प्लैनेट है। सौम्य है तो डेफिनेटली बेटर है, तामसिक हैं तो थोड़ा हो सकता है कि माइनस का कनेक्ट बना हो पार्टनर के साथ, मैरिज के साथ, ना कि रिलेशंस के साथ। तो वो इनको इस जीवन में भी प्लस माइनस करता रहता है कि मैरिज रिगार्डिंग जो भी करूँगा बहुत सोच समझ के करूँगा, ये इनकी इच्छा होती है अंदर से। संतान पक्ष में क्योंकि लाइट जो है वो डार्कनेस से कनेक्ट हो रही है अष्टम भाव से, तो अगर गुरु की पोजीशन सही है तो संतान पक्ष बेटर रहता है। लेकिन अगर गुरु की पोजीशन नकारात्मक या कमज़ोर स्थिति में आ गई तो फिफ्थ हाउस लॉर्ड का अष्टम भाव में होना और इनको संतान पक्ष में टेक्निकल चीज़ों का सहारा लेना पड़ सकता है, ये भी एक पॉइंट है। एंड इसी के साथ साथ बिकॉज फिफ्थ हाउस जो है वो मैनेजमेंट करता है और एट्थ हाउस जो है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये वो रहस्य हैं जो आपको पिछले जीवन से मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहते हैं पास्ट लाइफ को समझने में, कर्मों को समझने में, जीवन के बाद क्या होता है, मोक्ष कैसे मिलता है, और संसारिक बातों में ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड रहेंगे। शेयर स्टॉक में ओवरनाइट सक्सेस चाहिए, एकदम से बदल जाए जीवन। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पारिवारिक जो प्रॉपर्टी है उससे इनका ध्यान नहीं हटता है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। और उसमें प्लस माइनस भी होता है, उसमें अगर कोई ट्रबल आ गई इनको तो वो ट्रबल इनको लाइफ टाइम जो है वो अफेक्ट करती रहती है। मान लीजिए छोटी सी ट्रबल है, अपने लिए नहीं भी होगी लेकिन इनको वो बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो ये महत्वपूर्णता है अष्टम भाव की। ये जल तत्व का भाव है, तो मैं आपसे कहूँगा जल तत्व के लिए आपको माता काली, भैरव साधना ये आपको करनी चाहिए। फेमिनाइन साइड पे आपको जाना चाहिए, तो माता काली की पूजा डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर हम बात करें फिफ्थ हाउस लॉर्ड नवे भाव में आ गया तो पंचम भाव का स्वामी अपने से पंचम चला गया, पंचम पंचम से पंचम। अब ये डेफिनेटली एक बेटर स्थिति है, इसमें भाव का स्वामी अपने ही तरीके से चीज़ों को चला रहा है क्योंकि वो उसने डिसाइड करा है कि मैं मेरे भाव से उतना ही दूर जाऊंगा जितना मैं लगन से दूर। वो लगन से पांचवा बैठा हुआ है, वो पंचम भाव है उसका, वो अपने घर से भी 5 ही आगे चल जाता है। ये इंडिकेट करता है कि ये अपने माइंड को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये अपनी डिसीजन मेकिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ये बहुत सोच समझ करके कोई काम करते हैं। इसमें दो डिफरेंट ब्रांचेज हैं। पहली ब्रांच है फायर ट्राइन, फायर ट्राइन से कनेक्ट हो गया, पंचम भी फायर, नवम भी फायर, तो फायर फायर का कनेक्ट हो गया। सेकंड पोजीशन है त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण से कनेक्ट हो गया, एक राजयोग भी बन गया। और वो राजयोग ऐसा राजयोग है जिसमें फायर एलिमेंट की प्रमुखता है, फायर से बना हुआ राजयोग है। तो फायर से जो भी राजयोग बनते हैं वो गवर्नमेंट एग्जाम्स में अच्छे वर्क करते हैं, वो गवर्नमेंट के पूरे स्ट्रक्चर में बहुत अच्छा वर्क करते हैं, राज सत्ता में अच्छा परफॉर्म करते हैं। वो अच्छा परफॉर्म करते हैं लाइट को प्रोवाइड करने में। लाइट क्या करती है? लाइट डार्कनेस को खत्म करती है, इसीलिए तो नवे भाव को गुरु का भाव कहा गया है। जो लाइट है वो डार्कनेस को खत्म कर देगी। और ज्योतिष भी एक तरीके की लाइट है, तो ये ज्योतिष के अंदर अच्छा वर्क करते हैं, ये प्रेडिक्शन साइंसेज में अच्छा वर्क करते हैं, ये नोबल वर्क्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं, जो समाज के लेके जाते हैं उनमें अच्छा वर्क करेंगे। एनजीओ इनको खोलना चाहिए, एनजीओ इनकी आवश्यकता है।
ये करके ही अपने पिछले जीवन से कनेक्ट बना सकते हैं। पास्ट लाइफ में नहीं, इसी तरह के वर्क करें और वो अपनी इच्छा से करें। इनको आप गाइड भी नहीं कर सकते, ना ही इनको आप पुश कर सकते हैं, इनको आप नज नहीं कर सकते। ये जो चाहेंगे वो अपने हिसाब से करेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। वो जो डोमिनेंस है वो इनके ऊपर बना रहता है, क्योंकि फायर एलिमेंट है। नवा भाव गुरु का भी भाव है। पंचमेश नवम से कनेक्ट हो गया, संतान पक्ष से कार्मिक संबंध बनता है। पिछले जीवन में या तो इन्होंने अपने संतान को ज्ञान दिया है या संतान ने इन्हें ज्ञान दिया है, ये भी बात बन सकती है। आप इसके लिए माइथोलॉजी देख सकते हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मदर को ज्ञान दिया, जैन मुनि ने फर्स्ट जो थे उन्होंने अपनी मदर को ही सबसे पहले ज्ञान दिया। तो संतान से इस तरह का इनका संबंध बनता है। संतान इनकी बहुत इनलाइटेंड हो सकती है, अवेकंड हो सकती है, और एक कार्मिक संबंध हमेशा उससे बना रहता है। वो कार्मिक संबंध क्या है? वो गुरु की डोर है। बस गुरु की डोर मतलब ज्ञान की डोर। ज्ञान से ये जुड़े रहते हैं अपने संतान संतति पक्ष से। फैमिली में अच्छा परफॉर्म करते हैं, सोसाइटी में अच्छी तरह वर्क करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ इनको अपनी इमेज की बहुत चिंता होती है। ये इमेज कॉन्शियस पर्सन होते हैं। अगर इनकी इमेज में थोड़ा सा भी डाउन आ गया तो ये उसको बहुत बड़े स्तर पे ले लेते हैं, और वो इनको कई बार डिप्रेसिव भी कर देता है। अगर चंद्रमा, शुक्र, मकरी सौम्य प्लैनेट है नवे भाव में, तो इसका मतलब है छोटा सा भी दाग लग गया अगर इमेज पे, तो ये उसको अपने दिल पे ले लेते हैं, मन पे ले लेते हैं, और वो इनको फिर लॉन्ग ड्यूरेशन तक प्रभावित करता है। इसी के साथ साथ रिलेशनशिप में इनका जो पार्टनर होता है वो अपने अनुसार चीज़ों को डिसाइड करता है। इनके जो भी संबंध बनते हैं उसमें जो भी पार्टनर होता है वो अपने हिसाब से चीज़ों को चलाता है, और कई बार ये दबा भी महसूस कर सकते हैं कि पार्टनर ने मेरे भाग्य को दबा दिया है। पार्टनर जो है, इसके जो एक्शंस रहे हैं वो मेरे भाग्य को उल्टी दिशाओं पे ले गए हैं। एजुकेशन वाइज ये अगर गुरु की दशा मिल गई, शुक्र की या शनि शुक्र की या फिर चंद्रमा की दशा मिल गई, तो ये हिस्ट्री के वर्क में, ये आर्ट के वर्क में, ये अपने पैशन को फॉलो करने में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। अगर इनको शनि या मंगल की दशा है तो फिर ये टेक्निकल एजुकेशंस पे जाएंगे। नवा भाव ट्रैवल को भी इंडिकेट करता है, तो ट्रैवल से गुरु का मिलना ये भी पॉसिबल होता है कि ट्रैवल करेंगे और ट्रैवल से इनको गुरु मिल जाए। अब इनका जो ट्रैवल है वो लिमिटेड नहीं है केवल पैरों से चलने में। इनका जो ट्रैवल है वो मानसिक ट्रैवल है, जिसमें ये अपने माइंड को इन्फॉर्मेशन से भरते रहते हैं। हमेशा इनको नए नए इन्फॉर्मेशन चाहिए, नए नए यूट्यूबर्स को फॉलो करना, नए नए बुक्स को फॉलो करना, नई नई किताबों को पढ़ना, नई नई लाइब्रेरीज को ढूंढना। मतलब बौद्धिक दौड़ बहुत होती है इनके जीवन में। एंड इष्ट देव की अगर आप कहेंगे तो मैं कहूँगा गुरु जीवन में होना बहुत आवश्यक है। आप लोगों के लिए गुरु का जीवन में होना बहुत आवश्यक है। अदरवाइज आपका जो 5th हाउस है, जो आपका पार्टनर है, आपके जो संतान पक्ष है, वो आपको लग सकता है लेटर एज में कि उसने मेरे भाग्य को कमज़ोर कर दिया। उनके अनुसार जो भी कुछ होगा वो फिर आपकी इमेज को प्रभावित कर सकता है। तो गुरु पक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है, और लॉर्ड विष्णु की पूजा इनको निश्चित करनी चाहिए। विष्णु की पूजा ही दी बेस्ट पूजा है आपका ये, आपके लिए। अगर 5th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस के अंदर होना, पंचमेश अपने से छठे जा चुके हैं, और छठा भाव जैसे मैंने आपको कहा प्रारब्ध कर्मों को इंडिकेट करता है। तो 5th हाउस के लॉर्ड जब भी छठे भाव में होते हैं, पंचम भाव के कारकत्वों के रिगार्डिंग कोई ना कोई प्रारब्ध कर्म बना रहता है। प्रारब्ध मीन्स थिंग्स जो है वो मेरे हैंड में नहीं है, थिंग्स जो है वो प्री डिसाइंड है, उनमें सब कुछ सेटलमेंट हो चुका है, मेरे पास फ्री विल नहीं है इनके रिगार्डिंग। तो चाहे वो एजुकेशन का पक्ष हो, चाहे वो रिलेशंस का पक्ष हो, चाहे वो आपके डिसीजन मेकिंग का पक्ष हो, चाहे वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मास को इंडिकेट करें, वो उनमें प्रारब्ध तत्व की जो डोमिनेंस है, प्रारब्ध तत्व की जो वरीयता है उसको दिखाते हैं कि संतान से संबंधित जो भी कुछ हुआ वो मेरे हाथों में नहीं था, उसको मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उसको मैं चेंज नहीं कर पाया। जो संतान की इनके फ्यूचर में इनको ऐसा लगता है कि संतान की चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो उसकी मैरिज हो, चाहे वो उसके रिलेशंस हो, उनको मैं अपने अनुसार से गाइड नहीं कर पाया। वो उसके लिए प्री डिज़ाइंड था, जो भी हुआ वो उनके लिए पहले से ही डिज़ाइंड था। सेकेंड पार्ट इज़ कि ये अपने एजुकेशन और अपने कैरियर के बीच गैप, जो ब्रिज है उसको बना लेता है। ये हमेशा अपने एजुकेशन और कैरियर के मध्य का जो ब्रिज है उसको फॉर्म कर लेता है। ठीक है, एजुकेशन मेरी इस तरह की है और मैं इसको अपने कैरियर से लिंक कर दूंगा। आपने देखा होगा इंजीनियरिंग चाहे वो हो, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो फाइनेंस का वर्क हो, ये अपने एजुकेशन से ही अपने कैरियर को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, तो कैरियर वाइज बेटर रहता है। द थर्ड पार्ट इज़ ये काफ़ी ज़्यादा कर्म योगी होते हैं। जो कर्म योग होता है, जो भगवत गीता से निकल के आता है कर्म योग, ये उसमें विश्वास रखते हैं, ये कर्म करने में विश्वास रखते हैं। ये कर्म से आने वाले रिजल्ट को नहीं देखते, जितना ज़्यादा ये कर्म तत्व की वरीयता को समझते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बनता है इनके लिए। द फोर्थ पार्ट इज़ कि 10th हाउस जो है वो आपके
आपके कर्म तत्व को भी दिखाता है, लेकिन यही पर्टिकुलर जो भाव है, जो ये दशम भाव है, ये अष्टम भाव से थर्ड है, ये सप्तम भाव से चतुर्थ है। तो आपके मैरिज की ड्यूरेशन को, आपकी मैरिज में जो हैप्पीनेस है उसको ये कंट्रोल करता है। बिकॉज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड दशम भाव में बैठा हुआ है, इनके मैरिज के अंदर जो हैप्पीनेस का पार्ट है वो बना रहता है, मैरिज के अंदर सिक्योरिटी स्टेबिलिटी बनी रहती है। ये पॉइंट आप समझिएगा। जब तक चीज़ें इनको इमोशनल बैलेंस प्रोवाइड करें, अगर इनको इमोशनल बैलेंस किसी चीज़ से नहीं मिला, इनको वो इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं मिला, तो वहाँ से अपने आप को डिटैच कर लेते हैं। तो मैरिज इनकी जब ही सस्टेनेबल रहेगी, जब ही लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलेगी, जब या तो जो चाइल्ड पक्ष है वो फ्रेम हो जाए, जो चाइल्ड पक्ष है वो इनकी मैरिज को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, या फिर इनको जो इमोशनल बैलेंस चाहिए वो अगर इनको मिले, अगर वो नहीं मिला, ये उससे बाहर आने में मिनट की भी देरी नहीं लगाएंगे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है इनके जीवन का। इसी के साथ साथ दशम भाव में आप समझिए, दशम भाव के अंदर जो कारक तत्व हैं वो भी केवल पुरुष कारक तत्व हैं। इसके कारक भी, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो सूर्य हो या शनि हो। तो अच्छा रहेगा अगर पंचमेश आपके दशम भाव में बैठा हुआ हो और आप चले जाएं कंसल्टेंसी फर्म्स में, अगर आप चले जाएं असर्टिवनेस में, डोमिनेंस में, चाहे वो मैनेजरशिप क्वालिटी हो वो आपके अंदर होती है, चाहे वो कंसल्टेंसी फर्म्स को रन करना हो वो आपके अंदर होता है। तो फिफ्थ हाउस के लॉर्ड का दशम में होना, आप इसको नकारात्मक मत लीजिए कि अपने से छटा गया है, आप इसे इस तरह समझिए कि ये एक त्रिकोण का एक केंद्र के साथ संबंध है, और वो केंद्र कैसा है, वो उसके पिछला भाव है भाग्य का भाव, नवा भाव, उसका अगला भाव है उपापच भाव, त्रिषडाय। तो ये जो केंद्र है ये कुंडली का सबसे मजबूत केंद्र होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण एक राजयोग बनता है। इस प्लैनेट को आपको हमेशा याद रखना चाहिए, हमेशा इसकी दशा, इसके गोचर को देखना चाहिए। इसमें स्लाइट भी चेंज होगा इस प्लैनेट के अंदर तो ये आपकी मैरिज को बड़ी प्रभावित करेगा, और ये प्रभावित करेगा आपके रिलेशन, आपके कैरियर पक्ष को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस प्लैनेट के रिगार्डिंग। पास्ट लाइफ में आपने काफ़ी इन्वेस्ट करा है, चाहे वो लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना हो, चाहे वो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी हो, तो इन वर्कों में आपने पास्ट लाइफ में काफ़ी इन्वेस्ट करा है अपने आप को, और इस जीवन में उनसे आपको रिटर्न भी मिल सकता है। मेरा मानना रहेगा कि आप अपनी एजुकेशन के बल पे ही कुछ कर सकते हैं। कई लोग जो स्टार्टअप शुरू करते हैं एजुकेशन से, जो भी ये काम करेंगे उसमें इनकी एजुकेशन जो है वो रोल प्ले करेगी ही करेगी, वो नहीं है तो फिर ये उस काम से अपने आप को हटा लेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। पास्ट टैलेंट स्किल्स को ये बेटर कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे इनको देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे शनि की राशियाँ रहती हैं दशम भाव में, काल पुरुष की कुंडली में। और इसी के साथ साथ आपको वरीयता देनी चाहिए कर्म को, आपको वरीयता देनी चाहिए कार्मिक जीवन को, जिसमें कर्म योगी बनने वाली बात हो, या फिर लॉर्ड रामा की पूजा। ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत आवश्यक हैं। अर्थ तत्व है इसलिए माता लक्ष्मी की भी आपको पूजा करनी चाहिए, लॉर्ड रामा, माता लक्ष्मी, और कर्म योगी। ऐसा साधु चाहिए आपको जो कर्म योगी हो, जो ज्ञान योगी ना हो, भक्ति योगी ना हो, जो कर्म योगी हो, जो कर्म तत्वों को समझने वाला हो। अगर हम बात करें कर्म योगी की, तो जो श्री अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच का जो संवाद है, जो कर्म योग का संवाद है, वो आपको बाय हार्ट होना चाहिए, उसको आपको वरीयता देनी चाहिए। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में हो, पूरी तरह चर्चा करते हैं अपने पैशन के बारे में, क्योंकि त्रिषडाय भाव है 11th हाउस, और ये सबसे मजबूत त्रिषडाय भाव का ग्रुप है। ये उपापचय भाव भी है, इसमें जो भी ग्रह आता है ये उसको बूस्ट प्रदान करता है। एक को हम भविष्यामी वाली एनर्जी जो होती है वो 11th हाउस में सदैव बनी रहती है। तो फिफ्थ हाउस का लॉर्ड 11th में फिफ्थ हाउस के कारकों को बूस्ट करते रहते हैं, और यहाँ से पंचमेश अपने भाव को भी देखते रहते हैं। तो ये बहुत एक बेटर स्थिति रहती है जातक के जीवन में। वो बहुत तरीके से इन्वेस्ट होना चाहता है अपने अपने 11th हाउस के डोमेन्स के रिगार्डिंग, चाहे वो उसका डिज़ायर हो, उसका कर्म भाव हो, उसका काम हो, उसका पैशन हो। वो हमेशा ये चाहता है कि मेरी इच्छाओं को हमेशा वरीयता दी जाए। अगर इनकी कहीं भी इच्छाओं को वरीयता नहीं दी गई, ये उससे बाहर आने में तीसरी मिनट नहीं लगाएंगे। तो इनको इच्छा रहती है कि मेरे जो भी इच्छाएं हैं उनको वरीयता आपको देनी ही देनी होगी, उससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते। ये एक इंपॉर्टेंट पक्ष है। इसी के साथ साथ 11th हाउस जो है आपके सिबलिंग्स को दिखाता है, तो इनका पास्ट लाइफ में अपने सिबलिंग्स से बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्ट था, और इन्होंने ह्यूमैनिटेरियन रिलेटेड वर्क करा है, इन्होंने यूज़ करा है अपनी नॉलेज को, और इन्होंने अपनी इच्छाओं को कहीं ना कहीं त्यागा है। इन्होंने दूर बैठ के देखा है अपने भाव को, अपने हाउस को, मतलब इन्होंने हाउस से भी दूरी रखी है पिछले जीवन में, अपनी इच्छाओं से इस तरह का संबंध बनाया है कि अपने फिफ्थ हाउस को इन्होंने
डार्क शेड में रखा है कि मैंने लोगों के लिए बहुत काम करा है, ह्यूमैनिटेरियन वर्क करा है, मैं अपने घर से दूर रहा हूँ, मैंने अपने जो जो मूल मेरी जो कंफर्ट ज़ोन था उसको मैंने छोड़ा है पिछले जीवन में। तो इन लोगों के लिए इस जीवन में जो रिलेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष रहता है। इनके रिलेशनशिप में कई बार ऐसा देखा गया है, 5th हाउस के लॉर्ड 11th हाउस में है, अनजाने कहीं से भी ब्रेक आ जाता है। वो पास्ट लाइफ अब भी कनेक्ट बनाए रखती है। इनके पार्टनर को अवेकनिंग होती रहती है, पार्टनर इनसे क्वेश्चन करता रहता है बार बार, मुझे छोड़ना नहीं है, या आप कहिए एकदम से दूर जो जो ये संबंध बनते हैं, जो वो जो डिस्टेंस का पार्ट है उसको रिगार्डिंग पार्टनर जो है वो क्वेश्चन इनसे करता रहता है। चाइल्ड पक्ष में ये अपने चिल्ड्रन के रिगार्डिंग बहुत कंसर्न रहता है, ये हमेशा सोचते हैं कि चिल्ड्रन के फ्यूचर को कैसे बेटर किया जाए। कैरियर में ग्रोथ इनको डेफिनेटली मिलती है क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड 11th हाउस में है, बट आपको समझना इसी तरह पड़ेगा कि कुछ भी ये कर लें लेकिन इनको 5th हाउस से दूरी बनेगी ही बनेगी, और उसी तरह ये अपने आप को बूस्ट करेंगे। एजुकेशन वाइज इनको बाहर जाना होगा, तभी इनकी एजुकेशन बेटर होगी। रिलेशनशिप वाइज दूर ही कई रिलेशन मिलेंगे इनको। संतान पक्ष के रिगार्डिंग इनको अपनी संतान पक्ष संतति से भी दूरी बनानी पड़ सकती है, या हमेशा ये देखते रहेंगे अपनी संतति को, दूर से ऑब्जर्व करते रहेंगे क्या कर रहे हैं, उनके जीवन के अंदर छोटा भी जो बदलाव होगा उस पर भी इनकी नज़र बनी रहेगी। पास्ट लाइफ में इस तरह के संबंध थे इनके, इन्होंने अपने 5th हाउस को इग्नोर करा है पास्ट लाइफ में अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। इस जीवन में ये ह्यूमैनिटेरियन वर्क करते हैं, लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। ईश्वर का डेफिनेटली इनको सपोर्ट रहता है। और 11th हाउस, 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट, 11th हाउस इज़ ऑल अबाउट दैट काम भावा, काम, ये काम की चरावस्था को, काम की ऊंचाइयों को दिखाता है। लेकिन जो 11th हाउस का काम है, जो 11th हाउस की डिज़ायर्स हैं, वो पिछले जीवन की लेफ्ट ओवर डिज़ायर्स हैं। इस जीवन में इनकी डिज़ायर हो ना हो, पिछले जीवन की ही इच्छाओं को ही पूरा करते रहते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कुंडली में कौन सा ग्रह इस कनेक्ट को बना रहा है। अगर वो शुक्र है तो शुक्र से रिलेटेड डिज़ायर, मंगल है तो मंगल से रिलेटेड डिज़ायर, मंगल है तो इनको हमेशा ऊंची पदवी चाहिए, शुक्र है तो शुक्र की बातें चाहिए, शनि है तो शनि से संबंध चाहिए। बट वो पास्ट लाइफ के हैं, इस जीवन की डिज़ायर्स तो इनको हो सकता है पता भी ना हो, लेकिन ये चाहते हैं कि बस इच्छाओं को पूरा करके उस फाइनल लिबरेशन, मतलब जो इच्छा होती है वो होती है उस मोक्ष को प्राप्त करना, शांति, सुख, पीस ऑफ माइंड जो है वो मुझे मिल जाए, ये बात ये करते हैं। रिगार्डिंग मैं कहूँगा कि अगर ये वरीयता दें लॉर्ड शिवा को, फिर ये वरीयता दें लॉर्ड शिवा को और शनि महाराज को, तो ये डेफिनेटली उस उच्च अवस्था लिबरेशन के पार्ट को अचीव कर सकते हैं, वो इनकी ईष्ट देव बनते हैं। अगर हम कहें 5th हाउस के लॉर्ड 12th हाउस में है तो अपने से अपने अष्टम भाव में वो जा चुके हैं, और डेफिनेटली ये जातक जो है वो फोकस करते हैं लिबरेशन के पार्ट के अंदर, ये फोकस करते हैं मोक्ष के अंदर, क्योंकि अर्थ का संबंध अब बन गया है मोक्ष के त्रिकोण से, धर्म का संबंध अब बन गया है मोक्ष से। पंचम भाव जो है वो धर्म का भाव है, 12वां भाव जो है वो मोक्ष का भाव है। तो डेफिनेटली ये लिबरेशन चाहते हैं, चाहे वो संसारिक लिबरेशन हो चाहे वो आध्यात्मिक लिबरेशन हो। अब यहाँ डिफरेंस क्या है कि 12वां भाव जो है वो भाव है किसी साइकिल के कंप्लीट होने का, कि कोई ऐसा चक्र है जो पूर्ण हो चुका है। तो इनके 5th हाउस के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ कंप्लीट होता है इस जीवन के अंदर, कोई ना कोई कार्मिक चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं, कि इस पर्सन से जो मेरे कार्मिक कनेक्ट थे वो इस जीवन में अब सेटल्ड हो जाएंगे, कि यहाँ बस एक फुल स्टॉप लग जाएगा, चाहे वो संतान से हो चाहे वो रिलेशन से हो। वो जो लिबरेशन का पार्ट है, कार्मिक बंधनों से जो मुक्ति का पार्ट है, वो इन्हें इस जीवन में मिल सकता है। इसी के साथ साथ 12th हाउस जो है वो सांसारिक पक्ष में फॉरेन ट्रैवल को दिखाता है, तो फॉरेन से एजुकेशन प्राप्त करना, ओवरसीज से क्लाइंट्स इनको मिलना, बिजनेस अगर ये करें तो। और इसी के साथ साथ 5th हाउस जो है वो रिलेशन को दिखाता है, 12th हाउस जो है वो डिफरेंट कल्चर को दिखाता है। अगर राहु शनि की भी कहीं से भी कोई भूमिका आ गई तो ये जातक ओवरसीज से किसी तरह का रिलेशन प्राप्त करना या फिर कोई आउट ऑफ कल्चर प्राप्त करना, इस चीज़ में भी जा सकते हैं। और ये स्टार्टिंग एज में हो ना हो, लेकिन लेटर एज में हो सकता है, क्योंकि इस 12th हाउस के अंदर ही एक नक्षत्र आता है रेवती, और रेवती नक्षत्र का संबंध है नए बीज लगाने से। तो यही वो पॉइंट है जिस पे नए जीवन की आधारशिला रखी जाती है। हम इसको कार्मिक बातों में समझेंगे तो लेटर फेस में इनका ऐसा हो सकता है आउट ऑफ कल्चर रिलेशन रहना, लोगों की तरफ, आउट ऑफ कल्चर लोगों की तरफ चले जाना, या अपनी एजुकेशन को प्रचार प्रसार करना, ये बातें लेटर फेस में इनके जीवन में आपको मिल सकती हैं। 12th हाउस में 5th हाउस का होना डेफिनेटली ग्रेट अलाइनमेंट है, और इनको फोकस बहुत ज़्यादा करना चाहिए
अपने ज्ञान के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपने डिसीज़न मेकिंग के ऊपर। क्योंकि इनको ऐसा लग सकता है कि केवल मेरे डिसीज़न मेकिंग से किसी चीज़ की सस्टेनेबिलिटी जो है वो प्रेशर में आ गई है। मेरा एक डिसीज़न मेरी मैरिज को प्रभावित कर गया, मेरा एक डिसीज़न मेरे करियर को प्रभावित कर गया। क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड अपने से अष्टम है, वो हमेशा अपनी सस्टेनेबिलिटी के ही बारे में चिंतित रहता है कि ये सस्टेनेबल कितनी ड्यूरेशन तक रहेगा। तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। अदरवाइज़ मैं कहूँगा द बेस्ट कनेक्ट है। और आपको अगर ईष्ट देव की अगर आप मुझसे चर्चा करेंगे या पास्ट लाइफ में आपने क्या करा है, तो पास्ट लाइफ में भी आपने इसी तरह की व्यवस्थाओं को निर्मित करा है। लेकिन उसमें आप बहुत ज़्यादा रह गए अपनी इच्छाओं को पूरा करने में, और जो लिबरेशन का पार्ट है, जो वो मुक्ति का पार्ट है, वो इस जीवन में आपको आके मिलेगा। एक पर्टिकुलर पर्सन होगा जिससे आपका कार्मिक कनेक्ट इस जीवन में ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो संतान पक्ष हो, चाहे वो रिलेशनशिप पक्ष हो। तो इन लोगों के जीवन में बड़े उतार-चढ़ाव भी आते रहते हैं, इमोशनल उतार-चढ़ाव बहुत आते हैं इन लोगों के जीवन में, और वो मेनली आते हैं रिलेशनशिप साइड से या फिर संतान पक्ष से, वहाँ से इनको उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये लोग हमेशा उस अवेकनिंग में रहते हैं, उस ज्ञान को ये हमेशा अपने अंदर रखते हैं। तो इनको कई बार ऐसा लगता है कि कोई इंसान मुझे चीट ना कर जाए। ये चीटिंग से भी बड़े प्रभावित रहते हैं कि मेरे डिसीज़न मेकिंग को, मेरे ज्ञान को कोई नीचा ना दिखा दे, कोई मुझे चीट ना कर जाए। तो ये कुछ बातें हैं। अदरवाइज़ 5th हाउस का 12th हाउस में होना दी बेस्ट कनेक्शन है, लिबरेशन को इंडिकेट करता है, मुक्ति को इंडिकेट करता है। और आप तो ये समझिए कि अगर आपने वो जो लेटर फेज़ में आने वाले रिलेशंस हैं, आउट ऑफ कल्चर चीज़ें हैं, वो नहीं अपनाई, तो ये इस जीवन में आप किसी न किसी कार्मिक संबंध को ख़त्म कर देंगे। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है कि हाँ, किसी इंसान से तो कार्मिक कनेक्ट ख़त्म हुआ। तो ये बातें हैं। आगे हम समझेंगे D60 चार्ट को, D30 चार्ट को। तो उनके लिए आपको कनेक्ट बनाए रखना होगा। एक सेशन में अगर मैं सब कुछ बताने लगूँ तो ना मैं बता पाऊँगा, ना आप उसको ग्रैस्प कर पाएँगे। तो बेटर है हम चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करें, उसको शास्त्र के अनुसार करें, ना कि मन के अनुसार करें। क्योंकि मन की तो गतियाँ अनेक हैं, मन के मने न चालिए, मन के मत अनेक, तो उसके अनेक मत हैं। शास्त्र जो होता है वो आपको राइट मत देता है। ये टेक्निकल चीज़ें हैं, ये लॉजिक का पार्ट है। मन से अगर आप चलेंगे तो 2 दिन पहले मन अगर अच्छा होगा तो आप उसकी अच्छाई देखेंगे, 2 दिन बाद मन बुरा होगा तो आप उसकी बुराई देखेंगे। अगर हमको राइट समझना है तो हमें समझना होगा कुंडली कैसे चलती है। तो दी बेस्ट है। और ये था इस सेशन में। थैंक